आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है, काफी बड़ा फेरबदल किया है और कुल मिलाकर उनके इस मंत्रिमंडल में अब 36 नए मंत्री शामिल किए गए हैं, 7 पुराने मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है और 12 पुराने मंत्रियों को कैबिनेट से हटा दिया गया है। सबसे बड़ी खबर है कि देश के 4 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। इनमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम इसमें शामिल है। ये 4 बड़े मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब इस नए कैबिनेट में इन मंत्रियों को जगह नहीं मिली है। रविशंकर प्रसाद 66 वर्ष के हैं, प्रकाश जावड़ेकर 70 वर्ष के, रमेश पोखरियाल 61 वर्ष के और डॉक्टर हर्षवर्धन 66 वर्ष के हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और सूचना और प्रसारण जैसे बड़े मंत्रालयों में इतने भारी फेरबदल किए हैं कि उनके जो मंत्री हैं पूरा की पूरा उन्हें बदल दिया है। इसलिए आज हम इस मंत्रिमंडल फेरबदल का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे और बताएंगे कि जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है उनके पीछे क्या कारण है और अपनी टीम में इतने बड़े बदलाव करने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की क्या रणनीति है और देश और दुनिया को वो अपनी इस नई टीम के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उनकी एक नई टीम है जिसमें उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को अब बदल दिया है। हालांकि जो मुख्य खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी जिनको आप कह सकते हैं कि जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन्हें उन्होंने अभी तक बरकरार रखा है, लेकिन बाकी के जो खिलाड़ी थे उसमें बड़ा बदलाव किया है। इसलिए अगर आप क्रिकेट की भाषा में कहें तो 4 बड़े विकेट आज गिर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट से, उनकी टीम से। लेकिन जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, जैसे विदेश मंत्रालय, जैसे रक्षा मंत्रालय और इस तरह के जैसे वित्त मंत्रालय, ये जो टीम है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। और इसके अलावा रेल मंत्रालय जो पीयूष गोयल संभाल रहे हैं उसमें कोई फेरबदल नहीं है और नितिन गडकरी जो मंत्रालय संभाल रहे हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम आज राष्ट्रपति भवन में हुआ और इस दौरान कुल मिलाकर 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली और 28 नेताओं ने राज्य मंत्री की शपथ ली। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नई टीम के सदस्यों के साथ चाय पर चर्चा की, उन्हें चाय पर बुलाया और फिर ये सभी सदस्य राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गए। इसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया पूरी की गई, यानी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। ये समारोह वैसे तो पूरे 1 घंटे 28 मिनट तक चला, लेकिन हम आपका 1 घंटे और 28 मिनट नहीं लेंगे। हम सिर्फ 1.5 मिनट में आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने दिन में इसे मिस कर दिया है तो अब हम आपको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से T20 के तरीके से आपको इस मंत्रिमंडल विस्तार का एक ट्रेलर दिखाते हैं जिसमें तस्वीरों के जरिए आप सब कुछ समझ जाएंगे और फिर हम इस पूरे विस्तार का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। मैं नारायण तातुरानी, मैं अनुराग सिंह ठाकुर, मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं किरण रिजिजू, आई सर्वानंद सोनोवाल, मैं अनुप्रिया सिंह पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो इस 1 मिनट में हमने आपको इस नए मंत्रिमंडल का एक ट्रेलर दिखा दिया और अब हम आपको आज के मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ हाइलाइट्स बताते हैं।
आज कुल मिलाकर 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, 43, जिनमें से 36 नेता ऐसे हैं जो पहले कभी भी मंत्रिमंडल में नहीं थे और 7 नेता ऐसे हैं जिनका प्रमोशन किया गया है। यानी ये वो नेता हैं जो पहले से ही सरकार में थे, लेकिन अब इनकी भूमिका सरकार में बढ़ा दी गई है, इन्हें प्रमोट कर दिया गया है, कैबिनेट का दर्जा इन्हें दे दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सरकार में दलित समुदाय के रिकॉर्ड 12 मंत्री हो गए हैं और ये सभी नेता देश के अलग अलग 8 राज्यों से आते हैं। यहां एक और अहम बात यह है कि अनुसूचित जाति से आने वाले ये सभी नेता अलग अलग 12 समुदायों से संबंध रखते हैं, एक समुदाय से नहीं। आपने देखा होगा इससे पहले ओबीसी के नाम पर बहुत सारी रीजनल पार्टीज बनती थी, लेकिन वो 1 या 2 समुदायों का ही ख्याल रखती थी। मान लीजिए जो यादवों के नाम पर बनी है वो सिर्फ यादवों के बारे में बात करेगी, जो जाटों के बारे में बनी है वो सिर्फ उनके बारे में बात करेगी, लेकिन यहां पर अनुसूचित जाति के 12 नेता हैं। इसलिए हमने आज इसका जो नाम दिया है वो ये है कि अब की बार ओबीसी सरकार प्रधानमंत्री मोदी इस मंत्रिमंडल के जरिए यही संदेश देना चाहते हैं। इसके अलावा नए मंत्रिमंडल में अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी और अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जो अब तक की किसी भी सरकार में सबसे ज्यादा है। यहां भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि अनुसूचित जनजाति में भी किसी एक समुदाय को ही खास स्थान न मिले और इसी को देखते हुए आदिवासी समुदाय की 7 उपजातियों से नेताओं को सरकार में मंत्री बनाया गया है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ किसी भी सरकार में सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के मंत्री होने का भी यह नया रिकॉर्ड बन गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी की टीम में कुल मिलाकर 27 मंत्री ओबीसी से होंगे, इसलिए आप इसे देश की पहली ओबीसी सरकार भी कह सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में 5 मंत्री भी यानी 5 कैबिनेट मंत्री भी ओबीसी समुदाय से होंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या भी अब 11 हो गई है। इस विस्तार के बाद इसे युवाओं की सरकार भी आप कह सकते हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद की जो औसत आयु थी वो 61 वर्ष थी, अब ये घटकर 58 वर्ष हो गई है। यानी इस बार जो नए लोग आए हैं उनमें युवा लोग ज्यादा हैं और इसकी वजह से जो एवरेज एज है, औसत आयु इस मंत्रिमंडल की, वो 61 से घटकर अब 58 हो गई है। और खास बात यह है कि जो 4 मंत्री बाहर हुए हैं बड़े, वो सारे मंत्री 60 से ऊपर के थे, 70, 60 और 70 के बीच में थे, उससे भी जो औसत आयु है वो कम हुई है। एक और बात यह कि अब मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें 46 नेता ऐसे हैं जो पहले कभी ना कभी केंद्र सरकार में काम कर चुके हैं, यानी 46 मंत्री जो हैं वो अनुभवी मंत्री होंगे, वो पहले भी इस तरह के प्रोफाइल पर काम कर चुके हैं। इसके साथ ही 23 मंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा का चुनाव 3 या उससे ज्यादा बार जीत चुके हैं, यानी सीनियर एमपी हैं। एक और बड़ा पॉइंट यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी की टीम में राज्यों के अनुभवी नेता भी शामिल होंगे। जैसे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सरकार में 4 मंत्री ऐसे हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं अलग अलग राज्यों के। इनमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे हैं, राजनाथ सिंह खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अर्जुन मुंडा भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके हैं। इस मंत्रिमंडल में 18 नेता ऐसे हैं जिनके पास राज्य सरकारों में मंत्री पद का अनुभव है और 39 मंत्री ऐसे हैं जो पहले विधायक भी रह चुके हैं। तो जो विधायक रह चुके हैं, जो राज्य सरकारों में काम कर चुके हैं और जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पर काम करने का एक लंबा अनुभव अपने साथ लेकर आते हैं, जिन्हें पता है कि क्षेत्रीय राजनीति क्या होती है और अलग अलग क्षेत्रों में जमीन पर काम करने का मतलब क्या होता है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सरकार में पढ़े लिखे नेताओं की संख्या भी पहले से ज्यादा हो गई है। अब इस सरकार में 13 वकील हैं, 6 डॉक्टर्स हैं, 5 इंजीनियर्स हैं, 7 पूर्व सिविल सर्वेंट्स हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो पीएचडी स्कॉलर हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है और 68 नेता ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में 88% नेता ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन से ऊपर पढ़ाई कर चुके हैं। इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं। इसके अलावा अब केंद्र सरकार में 5 मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से भी आ गए हैं। और सबसे अहम, इस बार मंत्रिमंडल में देश के
25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं को शामिल किया गया है, यानी हर राज्य का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में है। हालांकि इससे पहले वर्ष 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तब 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें जगह मिली थी। हालांकि तब पीवी नरसिम्हा राव पर अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों से अपने अपने नेताओं को मंत्री बनाने का राजनीतिक दबाव था और उनके पास बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकार थी और उन्हें बहुत सारे नेताओं को सिफारिश और राजनीतिक दबाव की वजह से सरकार में लाना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ना तो कोई सिफारिश चली और ना ही किसी का कोई राजनीतिक दबाव चला। आज के मंत्रिमंडल का विस्तार का एक और बड़ा पॉइंट यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रिपरिषद बहुत बड़ी हो गई है, विशाल हो गई है और इसमें कुल अब 77 लोग हो गए हैं। इससे पहले जो मंत्रिपरिषद था उसमें 53 मंत्री हुआ करते थे, 53। अब 53 से यह संख्या बढ़कर 77 हो गई है, 77। अब आपको इस विस्तार की सबसे बड़ी बातें बताते हैं। तो पहली बड़ी बात यह है कि 12 मंत्रियों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, या यह कह लीजिए कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। और इनमें 4 बड़े नाम ऐसे हैं जो आपको चौंका देंगे। इनमें पहले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी उम्र 66 वर्ष है, वो स्वास्थ्य मंत्री थे। दूसरे हैं रविशंकर प्रसाद, जो 66 वर्ष के हैं, आईटी मंत्री थे। तीसरे हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो 70 वर्ष के हैं, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी थे। और चौथे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी उम्र 61 वर्ष है और ये शिक्षा मंत्री थे। ये 4 नेता अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे और हम एक एक करके इनके बारे में बताते हैं कि ये 4 बड़े बदलाव क्यों हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोविड का ये इतना बड़ा कोविड काल चल रहा है, पैंडेमिक का समय चल रहा है, और ऐसे में अगर कोई देश अपने स्वास्थ्य मंत्री को बदल दे तो इसका क्या मतलब आप लगाएंगे। यानी कोविड के बीच में, ऐसे समय में, और जब दूसरी लहर अब समाप्ति हुई है और दूसरी लहर में सरकार की बड़ी बदनामी हुई, दुनिया भर के लोगों ने न जाने क्या क्या लिखा, और उसके तुरंत बाद अगर स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया जाता है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या संदेश है। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे और पिछले 1.5 वर्षों में उनका रोल इस देश में सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर से संघर्ष किया। लेकिन उनके इस्तीफे से यह बात स्पष्ट है कि शायद सरकार और प्रधानमंत्री मोदी उनके काम से उतने खुश नहीं थे जितने की होना चाहिए, और इसीलिए इस आपदा के बीच में ही, अभी तो कोरोना वायरस गया नहीं है इस देश से, अभी तो यह कहा जा रहा है कि दूसरी लहर समाप्त हुई है, तीसरी लहर आने वाली है, और दूसरी और तीसरी लहर के बीच में अगर स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि शायद उनकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कोई कमी प्रधानमंत्री मोदी ने देखी है। और उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया है कि जो कमियां, जो गैप्स इस दौरान रह गए, वो उन कमियों से वाकिफ हैं और उन्होंने उन कमियों को दूर करने के लिए अब एक्शन भी लिया है। मंत्रिमंडल से हटाए गए दूसरे बड़े नेता हैं रविशंकर प्रसाद, जो प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में कानून और आईटी मंत्री थे, संचार मंत्री भी थे। उनके समय में आईटी मंत्रालय और टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच बड़े विवाद हुए। पिछले दिनों ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए बंद भी कर दिया था। भारत सरकार की लगातार जो है लड़ाई वो ट्विटर जैसी कंपनियों से चल रही थी, और मंत्रिमंडल से उन्हें हटाने का संदेश क्या हो सकता है, इसके अलावा कि सरकार जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को डील किया इस दौरान, शायद सरकार उससे खुश नहीं है, इससे बेहतर काम किया जा सकता था। यह संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने देने की कोशिश की है। हालांकि यहां पर एक बड़ी बात, जो हैरानी की बात है, वो ये है कि रविशंकर प्रसाद जो हैं वो सरकार का सबसे बड़ा मुखर चेहरा थे। जब भी सरकार को अपनी कोई बात कहनी होती थी और मामला बड़ा पेचीदा गंभीर होता था तो सरकार की तरफ से रविशंकर प्रसाद ही सामने आते थे और वही सरकार का पक्ष रखते थे और बड़े सशक्त तरीके से वो उनका पक्ष रखते थे। लेकिन हाल ही में जो विवाद हुए हैं लगातार बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज से, शायद उसका असर इस पर पड़ा है आज भी। लेकिन हमारा यह मानना है कि जो ट्विटर से जो विवाद है वो शायद इस पूरे मामले में बहुत छोटा फैक्टर रहा होगा। इसलिए हो सकता है कल आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ट्विटर के साथ विवाद करने की वजह से रविशंकर प्रसाद को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि यह विवाद इतना बड़ा नहीं हो सकता कि भारत के आईटी मंत्री की
और भारत के संचार मंत्री की, लॉ मिनिस्टर की नौकरी इसमें चली जाए। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हमें लगता है इसमें रहे होंगे, जिसकी वजह से रविशंकर प्रसाद का इस कैबिनेट में रहना मुश्किल हो गया। लेकिन आज ट्विटर वाले बड़े खुश होंगे, जो मल्टीनेशनल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो भी बड़ी खुश होंगी, और हो सकता है कि ट्विटर कल से उनके इस तबादले को अपनी बहुत बड़ी जीत के रूप में प्रचारित करने की कोशिश करे। इसलिए आज ही हम आपको ये बता रहे हैं कि ये दुष्प्रचार होगा, आपको इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि जो ट्विटर की लॉबी है और जो ट्विटर के समर्थक लोग हैं हमारे भी देश में, वो भी ये कहेंगे कि ये उनकी जीत है, रविशंकर प्रसाद का जाना उनकी बहुत बड़ी जीत है। तीसरा बड़ा नाम जो अब इस कैबिनेट में नहीं है वो है प्रकाश जावड़ेकर। उनके पास दो बड़े मंत्रालय थे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर गालियों को ग्लैमराइज करने, हिंसा दिखाने और अश्लीलता को रोकने के लिए इसी साल 25 फरवरी को नई गाइडलाइंस बनाई थी। और देखिए ये कितना दिलचस्प बात है, तब रविशंकर प्रसाद आईटी मंत्री की हैसियत से टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश लेकर आए थे, और रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने मिलकर नए आईटी कानून को लेकर ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये बात है 25 फरवरी 2021 की, और उसी दिन की तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं, जब इन दोनों ने मिलकर नई गाइडलाइंस बनाई थी और उन नई गाइडलाइंस को देश में लागू भी किया था। उस समय इन गाइडलाइंस की तारीफ भी हुई थी, और ये उसी दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आज देखिए दिलचस्प बात यह है, ये बात है फरवरी की और अब हम बात कर रहे हैं जुलाई में। आज ये दोनों ही मंत्री कैबिनेट में नहीं हैं, दोनों को अपने अपने पद से हाथ धोना पड़ा। अब इन दोनों नेताओं को हटा दिया गया है, और इससे यह पता चलता है कि जिस तरीके से शायद टेक्नोलॉजी कंपनियों और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को हैंडल किया गया, हो सकता है एक फैक्टर वो भी रहा होगा। हालांकि ये फैक्टर अभी भी छोटा है, इसके पीछे हमें लगता है डोमेस्टिक फैक्टर्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी बातें अभी रही होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि मंत्रिमंडल में कौन आया और कौन गया, किसके इस्तीफे हुए, ये लिस्ट तो आ गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि जो नए लोग आए हैं उन्हें कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं, और अभी इसमें रीशफल कितना किया गया है, किस मंत्री को क्या विभाग दिया गया है, अभी वो लिस्ट आनी बाकी है। इसलिए जब वो लिस्ट आ जाएगी तब आपको इस विश्लेषण में और मजा आएगा, तब हम भी आपको और अच्छी तरीके से इसका विश्लेषण बता पाएंगे कि कौन सी चीज कहां, कैसे और क्यों हुई। प्रकाश जावड़ेकर को मंत्रिमंडल से हटाने की एक और बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि सरकार के खिलाफ जो दुष्प्रचार था, यानी जो बैड प्रेस थी, खास तौर पर दूसरी लहर के दौरान, प्रकाश जावड़ेकर उसे रोक नहीं पाए। सूचना और प्रसारण मंत्री असल में सरकार का प्रवक्ता होता है, सरकार का स्पोक्स पर्सन होता है, सरकार का चेहरा होता है, और वो सरकार का पक्ष लोगों के बीच रखता है। लेकिन हो सकता है कि इस पूरे दौरान प्रकाश जावड़ेकर शायद सरकार का पक्ष ठीक से रखने में सफल नहीं रहे, और हो ये रहा था कि जो विपक्षी दल थे, जो सरकार के खिलाफ काम कर रही थी जो सारी ताकतें, उनका पक्ष ज्यादा प्रखर तरीके से सामने आ रहा था और सरकार का पक्ष कहीं दबा दबा दिख रहा था। इसी दौरान आपने ये भी देखा होगा कि जो विदेशी मीडिया है वो अचानक से हावी हो गया था। विदेशी मीडिया ने न जाने कैसी कैसी तस्वीरें छापनी शुरू कर दी थी और भारत के बारे में बहुत दुष्प्रचार उस समय किया था। उसी को, उन्हीं खबरों को आधार बनाकर फिर देश में भी वो दुष्प्रचार होने लगा, और शायद तब सरकार का पक्ष उस तरीके से सामने नहीं आ पाया जैसा कि आना चाहिए था, और यह जिम्मेदारी बनती है सूचना एवं प्रसारण मंत्री की। चौथा बड़ा नाम जो गया है, जो विकेट गिरा है, वो है रमेश पोखरियाल निशंक का, जिनके पास शिक्षा मंत्रालय था। यह बताया जा रहा है कि उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने यह जिम्मेदारी उनसे वापस ली है। वो पीछे काफी समय से बीमार चल रहे थे, उन्हें कोविड का संक्रमण हुआ था, फिर वो आते ही लगातार बिना आराम किए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, और फिर उन्हें साइड इफेक्ट्स हुए और फिर वो दोबारा अस्पताल में भर्ती हो गए। यानी पिछले कई महीने से वो लगभग आउट ऑफ एक्शन ही चल रहे थे। लेकिन इसके पीछे बोर्ड की परीक्षाओं का रद्द होना, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ना हो पाना भी एक बड़ा कारण है। और जिस तरीके से आपको याद होगा, पिछले कुछ महीनों से शिक्षा मंत्रालय का कामकाज प्रधानमंत्री मोदी खुद देख रहे थे। बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला करने की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता उन्होंने खुद की थी।
ऐलान भी, बड़े फैसले भी वो खुद ही ले रहे थे। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय की बैठकों में भी रमेश पोखरियाल निशंक कई बार दिखाई नहीं देते थे और प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से सीधा संवाद कर रहे थे। और ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा मंत्रालय के काम से खुश ना हो, क्योंकि इस समय जब 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप अपने देश के लाखों छात्रों के बारे में क्या कर रहे हैं, उनका स्कूल का क्या इंतज़ाम होगा, बोर्ड की परीक्षाओं पर क्या सीधी सीधी नीतियां अपनाई जाएंगी, उसके ऊपर जो होने वाली परीक्षाएं हैं उनके बारे में क्या होगा। तो इसका एक खामियाजा रमेश पोखरियाल को भुगतना पड़ा। बड़ी बात यहां यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 बड़े मंत्रालयों को बिल्कुल छुआ नहीं है, जैसा हमने आप बताया। ये मंत्रालय हैं गृह मंत्रालय यानी अमित शाह, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, वो भी अपने पद पर कायम है, और रेल मंत्रालय यानी पीयूष गोयल। इसके अलावा सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी हैं, उन्हें भी बिल्कुल टच नहीं किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो इस विस्तार से पहले 53 नेताओं का केंद्रीय मंत्रिमंडल था, जिनमें से 22.6% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, और ये एक बड़ी संख्या है। सोचिए कि एक ऐसा कैबिनेट रीशफल जिसमें लगभग 22 से 23% मंत्रियों का इस्तीफा हो, यानी जो बदलाव किया गया है 22 से 23% लोग बिल्कुल कैबिनेट से साफ हो गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.